आज हम चल रहे हैं चर्चा करने उस विषय पर जिसका आज से शुभारंभ हुआ है इस देश में। उस महोत्सव का आरंभ आज से हो गया है जो आज से हमारे आने वाले 5 साल का एक नया लेख लिखेगा। आज से हम चल रहे हैं उस महापर्व में प्रवेश करने जो हमारे आने वाले 5 सालों को तय करने जा रहा है कि देश किधर जाएगा। देखो, लोकतंत्र दुनिया की सबसे बेहतरीन शासन प्रणालियों में से एक है। हमारा देश अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हम सब खुद प्रत्यक्ष रूप से जाकर अपने कानून निर्माण में भागीदारी नहीं करते। हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आवाज रखवाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली है जिसमें हम अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। हमारे देश में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं और इन्हीं 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से हमारे 543 कौन आते हैं? हमारे निर्वाचित सांसद आते हैं, जिनको हम अपने मत के माध्यम से बहुमत प्रदान करके यहां भेजते हैं और वो हमारे विचारों को और हमारी जरूरतों को राष्ट्रीय संसद में प्रस्तुत करते हैं और हमारी इच्छाओं के अनुसार, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों का निर्माण करने का काम करते हैं। हमारी जो संसद है ना, वो हमारी क्लासरूम के जैसा है। हमारी क्लासरूम के जैसा है। जैसे क्लासरूम में हर बच्चे का अपना एक अलग माइंडसेट है, अलग विचार है, वैसे ही इन 543 लोगों का अपना अलग विचार होता है, अलग मत होता है, अलग परिस्थिति। देखो, इंसान की जो विचारशीलता होती है ना, वो उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। बहुत अधिक आपकी विचारशीलता आपकी परिस्थितियों के अनुसार ही होगी, ये मान के चलिए। जो ग्रामीण परिवेश से आएगा उसके लिए विकास का मापदंड कुछ अलग होगा और जो शहरी परिवेश से आएगा उसके लिए विकास का मापदंड अलग होगा। एक गांव से आने वाले सांसद के लिए उसके गांव में एक पक्की सड़क का बन जाना ही उसके लिए विकास होगा, लेकिन एक शहर से आने वाले सांसद के लिए विकास का मापदंड क्या होगा? फ्लाईओवर, हाईवे होगा उसका मापदंड। तो ये मापदंड किस पर निर्भर करता है? आपकी परिस्थितियों पर। इसीलिए देखो, हमारे देश में हमारे स्कूल से ही आपको लोकतंत्र सिखाया जाने लगता है। आपकी जो क्लास है ना, वो भी एक प्रकार का लोकतांत्रिक रिप्रेजेंटेशन करती है, क्योंकि वहां पर भी अलग अलग विचार के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग आर्थिक स्थितियों के बच्चे आते हैं। पर उनको एक रूपता प्रदान करने के लिए हमने उनको क्या दे रखा है? यूनिफॉर्म, जिससे कि हम उनमें किसी भी प्रकार का अंतर ना पहचान सके। समझ में आई बात? ये यूनिफॉर्म का यही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिससे कि हम सारे बच्चों में समानता निर्मित कर सके और उनके बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इस चीज को सुनिश्चित कर सके। लेकिन यूनिफॉर्म हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति और हमारी राजनीतिक स्थिति को नहीं बदल सकता, पर हमारी शिक्षा इन सब चीजों को बदल सकती है। समझ रही बात? तो आप ये समझिए कि आपके स्कूल में जिस प्रकार से हर बच्चे का अपना एक अलग दृष्टिकोण है, वैसे ही हमारी संसद में भी हर चीज को देखने का हर व्यक्ति का, हर कानून को देखने का अलग दृष्टिकोण है। लेकिन हमारे देश में जो ये संसदीय प्रणाली है, इसमें दल भी आते हैं। ये सारे के सारे 543 सांसद किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं, और उस दल की अपनी एक विचार धारा होती है ना? उसकी अपनी एक विचारधारा होती है, वो एक अलग विचारधारा से चलता है, तो वो सारे के सारे उसी विचारधारा से जुड़ जाते हैं। फिर भी उनका हर मुद्दे पर अपना एक अलग मत होता ही होता है। आप किसी भी विचारधारा से क्यों ना जुड़ जाएं, फिर भी आपका अपना एक इंडिपेंडेंट मत होता ही होता है। आप हर विषय को अपनी ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के विषय से कंपेयर नहीं कर सकते। किसी का मत
किसी विषय पर कुछ होता है तो किसी का मत कुछ होता है, और फिर एट द एंड सबको कंक्लूड करके उसमें से एक विचार को निकालकर सबके समक्ष रखा जाता है। आप जब देखेंगे कि हमारे देश का जब संविधान बन रहा था तो हमारे देश के संविधान निर्माण में आप देखेंगी जितना बढ़िया डिस्कशन हुआ है ना, आज तक भारत की संसद में वैसा डिस्कशन फिर कभी नहीं हुआ है। और वहां पर हर फैसले को सर्वसम्मति से लेने का प्रयास किया गया है, बिना किसी भेदभाव के, वोटिंग से नहीं, सर्वसम्मति, जिस पर सबकी सहमति हो वो करने का प्रयास किया गया है। बहुत ही कम मौके आए हैं जब वोटिंग का प्रयोग किया गया हो, वोटिंग के माध्यम से कि हाँ भाई इस विषय पर इस विचार को सबसे ज्यादा बहुमत मिलता है इसलिए ये विचार, ये बहुत ही कम रखा गया। सर्वसम्मति से काम करने का प्रयास किया गया था। जब हमारा क्या बन रहा था, संविधान। तो लोकतंत्र ना विविधता है, किसकी, विचारों की। हर विचार को सुनना समझना हमें आना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सुनना आना चाहिए, क्योंकि सुनना सीखने का सबसे पहला पायदान है। अगर आप सुनना नहीं सीख सकते तो आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। अगर आपने सुनना सीख लिया तो आपने सब कुछ सीख लिया। पहले आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए सुनने का, फिर उसके बाद आपके अंदर बोलने की बात आनी चाहिए, क्योंकि आपने जो भी सीखा इस धरती पर सुनकर ही या देखकर, यही दो चीजें कर कर आपने सब कुछ सीखा है। आपने गालियां भी यहीं से सीखी है और आपने अच्छी बातें भी यहीं से सीखी। आपने पूजा पाठ करना भी यहीं से सीखा है और आपने गोली मारना भी यहीं से सीखा है। सब कुछ आपने यहीं से सीखा है। कहां से? अपने परिवेश से। तो ये आपके सबसे पहले गुरु हैं। सबसे पहले गुरु ये और ये है। ये समझ में आई बात? तो इनका ही सबसे बड़ा योगदान है। और लोकतंत्र में भी ये और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो नेताओं की बात को बहुत अच्छे से सुनो, समझो, विचार करो, फिर उसके बाद अपना मतदान करो। क्योंकि नेता सिर्फ एक वोट नहीं मांग रहे, आने वाला आपका 5 साल मांग रहे हैं, क्योंकि आपकी जीवन के हर पहलू में उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों का योगदान है। आप चाहें या ना चाहें फिर भी वो आपके जीवन में सम्मिलित हैं। आप चाहकर भी उनको निकाल नहीं सकते। आपको किस प्रकार के अवसर मिलेंगे ये आपके नेता निर्धारित करेंगे। और अगर आप उस प्रकार से नीतियों का निर्माण नहीं करवाएंगे, अगर आप दूसरे दृष्टिकोण से उनको चुनेंगे तो फिर वो उसी दृष्टिकोण पे काम करेंगे। कहते हैं ना, जो बोओगे वही आप काटोगे। हमारा धर्म सबसे बड़ी बात तो यही कहता है ना कि कर्म है प्रधानता, जो करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आपने आडंबर पर वोट दिया है तो आपको भी आडंबर ही मिलेगा। अगर आपने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर वोट दिया है तो आपको सरकार वही काम करती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि सरकार भी कहां से आती है? सरकार भी तो जनता से ही आती है। हमारे में से ही कोई निकलकर नेता बना है ना, कहीं बाहर से तो आया नहीं है, दूसरी धरती से तो आया नहीं है। आया तो इसी धरती का है, इसी धरती का व्यक्ति है। तो जिस प्रकार के लालच, जिस प्रकार के अवगुण आपके अंदर है, वही अवगुण, वही लालच उसके अंदर भी होगा ही होगा, क्योंकि वो भी इसी समाज का व्यक्ति है। समझ में आई बात? तो लोकतंत्र मतलब आपकी छवि, आपका शीशा, जैसे आप वैसे आपका नेता। समझ में आई बात? तो यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। और लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाए रखने के लिए जितना पक्ष का मजबूत होना जरूरी है, उतना ही विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। क्योंकि पक्ष सत्ता में आने के बाद एक तानाशाही के मूड में आ जाता है और विपक्ष उस तानाशाही को लगाम मिलाने का काम करता है। तो इसीलिए कह रहा हूं, जितना जरूरी एक लोकतंत्र में पक्ष है, उतना ही जरूरी एक लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष भी है। और अगर आपने अपना विपक्ष कमजोर कर दिया तो इसका मतलब आपने अपने अधिकारों पर बुलडोजर चलाने का मौका दे दिया है।
फिर आप ये मत कहना कि विपक्ष क्या कर रहा था, क्योंकि विपक्ष के पास आपका मत नहीं है, और अगर आपका मत नहीं है उसके पास तो आपकी ताकत नहीं है उसके पास, तो वो आपकी ताकत को उस बुलंदी के साथ नहीं उठा सकता जिससे कि पक्ष के कान उसे सुन सके। इसीलिए लोकतंत्र में दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और हमारा धर्म बैलेंस ही सिखाता है लाइफ की। और अगर आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं गिर जरूर जाएंगे। तो इसी के साथ ये आपके लोकतंत्र का अध्ययन मैं यही समाप्त करता हूं। जय हिंद,